Dear student, hope you will be fine. Today we will study about storage classes in C language. Storage classes are used to describe the feature of a variable or function. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने प्रोग्राम में जो भी हम डेटा सेव करना चाहते हैं उस डेटा के लिए या तो हम कांस्टेंट बनाएंगे या फिर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल और फंक्शंस के फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए स्टोरेज क्लासेस बनाई जाती हैं। स्टोरेज क्लासेस किसी भी वेरिएबल का स्कोप क्या है, उसकी विजिबिलिटी क्या है, उसका लाइफ टाइम क्या है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या एग्जिस्टेंस है, उसको बताने के लिए स्टोरेज क्लासेस का यूज़ किया जाता है। देखिए, प्रोग्राम आपका रन कर रहा है, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने के बाद भी उनको मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है, वो उस मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो विद इन द ब्लॉक अवेलेबल रहते हैं, आउटसाइड द ब्लॉक उनका कोई भी स्कोप नहीं होता है। देखिए, स्कोप और विजिबिलिटी ये लगभग दोनों बातें एक ही हैं। लाइफ टाइम आपको ये बताता है कि वेरिएबल कब क्रिएट हुआ और कब उसने मेमोरी को रिलीज़ किया। स्कोप और विजिबिलिटी आपको ये बताती है कि इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, आप इस वेरिएबल को कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। फीचर जैसा कि आपको बताया गया, स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम, ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी वेरिएबल की एग्जिस्टेंस को पता लगाने के लिए जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, जिस चार्ट में आपको सबसे पहले स्टोरेज कहाँ पर डेटा जाके सेव होगा, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, स्कोप क्या है और उसका लाइफ टाइम क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास में कितने टाइप की स्टोरेज क्लासेस हैं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास में 4 टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। हमारे पास में ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, हमारे पास में एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है, हमारे पास में स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, हमारे पास में रजिस्टर स्टोरेज क्लास है। अगर मैं ऑटो स्टोरेज क्लास की बात करूं तो अगर आप इसमें डेटा को सेव करते हैं तो वो स्टैक में जाके सेव होता है। स्टैक जो होता है वो हमारा लीफो ऑर्डर होता है, जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले आउट होगा। इसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। इसका स्कोप विद इन द ब्लॉक होता है और लाइफ टाइम एंड ऑफ द ब्लॉक होता है। एक्सटर्न वेरिएबल की बात करें तो ये डेटा सेगमेंट में जाके सेव होता है। स्टैक, डेटा सेगमेंट, सीपीयू, ये सब हम डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टडी करेंगे। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है। स्कोप, इसको हम मल्टीपल फाइल्स में एक्सेस कर सकते हैं टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब तक आपका प्रोग्राम मेमोरी में रहेगा तब तक इस वेरिएबल का लाइफ टाइम है, इसको आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक की बात करें तो डेटा सेगमेंट है, इनिशियल वैल्यू 0 होती है, विद इन द ब्लॉक अवेलेबल रहता है और इसका लाइफ टाइम क्या है, टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसी तरीके से हम रजिस्टर वेरिएबल की बात करें तो वो सीपीयू रजिस्टर्स में जाके सेव होते हैं। इनकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, इसका स्कोप विद इन द ब्लॉक होता है और इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो एंड ऑफ द ब्लॉक, मींस एंड ऑफ द ब्लॉक। जब तक ब्लॉक अवेलेबल है तब तक आप इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में 4 स्टोरेज क्लासेस हैं। सबसे पहली जो स्टोरेज क्लास है वो है हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर एलोकेटेड मेमोरी ऑटोमेटिकली एट रन टाइम। जितने भी हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं इन सब के लिए जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली एलोकेट की जाती है रन टाइम पे, मींस जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, जो विजिबिलिटी होती है हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की वो लिमिटेड होती है जहाँ उस ब्लॉक में जहाँ पर आपने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया, इस ब्लॉक के इनसाइड मैंने एक इंटीजर ए वेरिएबल लिखा
और इसके आगे मैंने क्या किया, ऑटो वेरिएबल लगा दिया। तो ये जो वेरिएबल है इसका जो लाइफ टाइम है वो विद इन द ब्लॉक है, आउटसाइड आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देखिए स्कोप और विजिबिलिटी दोनों बातें एक ही हैं। द स्कोप इज ऑल्सो लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड, मीन्स इसका स्कोप भी विद इन द ब्लॉक लिस्टेड है। स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। मीन्स अगर आपने कोई भी वैल्यू उनको प्रोवाइड नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इनमें क्या है, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, द मेमोरी असाइंड टू ऑटोमेटिक वेरिएबल्स गेट्स फ्रीड अपॉन एग्जिटिंग फ्रॉम द ब्लॉक। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को जो भी मेमोरी मिलेगी, जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक से बाहर आएगा, मेमोरी उस वेरिएबल की रिलीज कर दी जाएगी। मींस अगर आप दोबारा उस ब्लॉक को एक्सेस करेंगे तो उस वेरिएबल को दोबारा मेमोरी मिलेगी, ब्लॉक से आउटसाइड कंट्रोल आएगा, मींस वेरिएबल वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जितने भी आप लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज में वो हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि इनके लिए जो मेमोरी है वो स्टैक में दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टैक बेसिकली क्या है, हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो ऑर्डर को फॉलो करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले आउट किया जाता है। इसमें पुश और पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए। एक हमने इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, एक हमने कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया, एक हमने फ्लोट वेरिएबल क्रिएट किया। हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन नहीं करते हैं और उसके आगे कोई भी क्लास डिफाइन नहीं है तो हमारा एक सी लैंग्वेज में ये हमारे ऑटो वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ऑटो वेरिएबल्स के केस में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में क्या आती है, गार्बेज वैल्यू आती है। मीन्स कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। आप किसी वेरिएबल के आगे ऑटो लगाएं या ना लगाएं, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। तो इट मीन्स इस प्रोग्राम में हमारे पास में ए की वैल्यू गार्बेज आएगी, बी की वैल्यू गार्बेज आएगी, सी की वैल्यू गार्बेज वैल्यू आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक और प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम बनाया गया है इसमें आप देखिएगा स्कोप किस तरीके से वेरी करता है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, ऑटो। इट मीन्स ये हमारा क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। एक हमने ए नेम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने 10 को सेव किया। एक आई हमने वेरिएबल लिया जिसको हम लूप में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट किसकी कर रहे हैं, ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। मींस यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा 11 प्रिंट होगा। नाउ देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, हमने एक ब्लॉक डिफाइन किया, इसके इनसाइड ए की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, 20। नाउ अब हम जब इस लूप को प्रिंट चलाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट 3 टाइम्स रन करेगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि लोकल वेरिएबल की जो प्रायोरिटी होती है वो ग्लोबल वेरिएबल से ज़्यादा होती है। मींस यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल है वो इसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर 3 टाइम्स आपका क्या प्रिंट होगा, 20 20 20। नाउ इसके बाद अगेन जब हम यहाँ पे आएंगे, जब वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम दोबारा, तो हमारे पास में अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 11 प्रिंट हो जाएगा। मींस तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 11 20 20 20 11। नाउ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा लोकल वेरिएबल्स होता है वो ग्लोबल वेरिएबल्स को सप्रेस कर देता है। लोकल वेरिएबल की जो प्रायोरिटी होती है वो हमेशा ग्लोबल वेरिएबल से ज़्यादा होती है। तो आपने देखा कि इस ब्लॉक के इनसाइड इस ऑटोमेटिक वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है,
in comparison to this variable. Now अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिमेंबर रखने हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, स्कोप ऑफ एन ऑटो वेरिएबल इज लिमिटेड विद द पर्टिकुलर ब्लॉक ओनली। ऑटोमेटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए होता है। सेकंड, जैसे ही कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर जाता है उसका एक्सेस क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसा कि आपने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 20 प्रिंट हो रही है, लेकिन जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं ए की वैल्यू क्या हो जा रही है, 11 प्रिंट हो जा रही है। मीन्स कि कंट्रोल जैसे ही ब्लॉक से बाहर गया, जो लोकल वेरिएबल था उसका एक्सेस क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट a variable is an auto storage class by default if it is not explicitly specified। आप ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर आपने ऑटो कीवर्ड लगाया तब भी ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है, और अगर आपने नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हमारा ये ऑटोमेटिक वेरिएबल होगा। नाउ अब एक प्रोग्राम और देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑटोमेटिक वेरिएबल जे क्रिएट किया जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। फिर हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया, इस ब्लॉक के इनसाइड हमने जे वेरिएबल दोबारा मेंशन किया, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। फिर हमने एक जे वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखिए ये जो हमारा ब्लॉक है इसमें इस ऑटोमेटिक वेरिएबल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मीन्स यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 3 प्रिंट होगा। जैसे ही हम इससे बाहर आएंगे ब्लॉक से, ये वाले ब्लॉक जैसे कंट्रोल, मैंने आपको बताया जैसे कंट्रोल बाहर आएगा ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, इसका एक्सेस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे सामने क्या प्रिंट होगा, अब 2 प्रिंट होगा, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए जो हमारा ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, एक्सेसिबल 2 है। नाउ स्टूडेंट्स अगेन, जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे जे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 है। नाउ अगेन हमारे पास में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। तो जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो आएगा 3, 2, 1। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास समझ में आई होगी। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।